Iran's beef with Israel is not organic, it's an inorganic beef. Iran chose this fight. Jai Guru, welcome to Heartland Diary. I'm sure you all know, आपको तो पता है Israeli strikes on Iran and Iran's nuclear facilities and all. आपको ये भी पता है कि top brass of Iranian administration has probably been eliminated. तो बहुत सारे कुछ हो रहा है. And as of now, on the face of it, it looks like it is the end of Iran. Iran का जो regime है at least, as of now. हालांकि देर इज़ नो सेइंग विच वे दिस वॉर इज़ गोइंग टू टर्न बिकॉज बहुत सारे एनालिस्ट है जो बोल रहे हैं दिस इज़ ओनली द फर्स्ट राउंड एंड दे हैव जस्ट एक्सचेंज्ड अ फ्यू पंचेस. कुछ इनको चोट लगा है, कुछ उनको चोट लगा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट फिर भी इट इज़ लुकिंग like it is going to be a really tough time for the Iranian mullah regime to survive. And अभी पिछले कुछ दिन मैंने एक आधा आर्टिकल लिखे हैं, पिछले कुछ दिन में मैंने एक आधा पॉडकास्ट किए हैं, ये हार्टलैंड चैनल में पॉडकास्ट किए हैं. आई ऑल्सो वेंट टू अल्टरनेट मीडिया बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स दैट आई हैव रिसीव्ड इन अल्टरनेट मीडिया एंड फोरपोल में मेरा जो आर्टिकल निकला है. आई थॉट कि मेरे दिमाग में ना एक थ्योरी कुछ साल से घूम रहा है जिसको मैंने पार्शियली शेयर किया मेरे चैनल में, अल्टरनेट मीडिया में और फोरपोल के आर्टिकल के थ्रू. उसको थोड़ा सा भी मैं इलेबोरेट करने का सोच रहा हूँ, तो इस वीडियो में वो मैं करने का सोच रहा हूँ. और जो थ्योरी मेरे दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि इन हाइंडसाइट में, ऑफ कोर्स हम लोग तो मतलब प्रोफेट्स नहीं है, कुछ चीज़ हो जाने के बाद हाइंडसाइट में हम लोग को समझ में आता है. तो इन हाइंडसाइट व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस ईरान इजराइल फियास्को, इट लुक्स लाइक टू मी दैट दिस हैज़ बीन अ मैसिव मैसिव स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन ऑफ ईरान. दैट इज़ माई थ्योरी. क्यों, कैसे, ये सब लेके अभी बात करेंगे. सो एज आई सेड दैट आई एम नाउ गोइंग टू शेयर दिस लिटिल थ्योरी विच इज़ बीन इन माई माइंड. अच्छा, इसका एक पार्ट मैंने अपना किताब में, मेरा जो अपकमिंग बुक है द कॉन्टूर्स ऑफ द ग्रेटर गेम, वहाँ पे भी मैंने शेयर किया है. तो यहाँ पे क्या है ना, ये वीडियो है, ये चैनल है, ये मेरा अपना स्पेस है, आप लोग का अपना स्पेस है. सो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड एक्सप्लेन इन अ लिटिल मोर डिटेल. हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, इन अ लिटिल मोर डिटेल, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है टू माई सेटिस्फैक्शन. ओके, सो वॉच इट टिल द एंड एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट, हाउ यू लाइक द लॉजिक. आपको मेरा थ्योरी कैसा लगा, आपको इसमें कितना दम लगा, ये मेरे से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए. न्यू कमर्स प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. इट विल बी ग्रेट इफ यू सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, coming to Iran's strategic blunder, let's try to unpack it. My first point, a lot of you all know, those who have watched alternate media wala video, those who have read my article, those who have watched my video, that I always maintain that Iran's beef with Israel is not organic, it's an inorganic beef. It is not some ancient historic feud with the Jews जो कभी नहीं था, that got carved into the Persian soul. ऐसे नहीं है. क्यों? क्योंकि ऐसा था नहीं, ऐसे कभी हुआ नहीं. हिस्टोरिकली इट वॉज नेवर देयर. ईरान ने क्या किया? ईरान चोज दिस फाइट. ईरान चोज टू होस्ट द पैलेस्टीनियन कॉज लाइक अ बैनर, यू नो, एक पैलेस्टीनियन वाला बैनर लेके ईरान एक्सपेक्टेड द एंटायर मिडल ईस्ट टू रैली बिहाइंड इट. रॉन्ग चॉइस. अभी पता चल रहा है द एंटायर रीजन तो छोड़ दो, इवन हाफ ऑफ द रीजन डिड नॉट फॉलो इन लाइन. And by the time Iran realized that it had miscalculated, it was too late to back out. और मैंने एक वीडियो में, यूनुस वाला वीडियो में मैंने बोला था, और ये आपने, मैंने क्या, ये आपने बहुत जगह से लाइफ में सुने होंगे, दैट यू नो यू आर द चॉइसेस दैट यू मेक. दूसरी तरफ से इसको घुमा के अगर बोले तो यू हैव टू लिव विथ योर चॉइसेस. आप चूज़ करोगे, आपके पास हमेशा ऑप्शन रहता है, आप ऑप्शन जो चूज़ करोगे उसी के हिसाब से आपको अभी बाकी अपना ज़िंदगी जीना पड़ेगा. So Iran had to live with its choices. It had to continue. One bad move, that led to another bad move, that led to another bad move, and here we are today. Where should Iran have focused? Iran का historic uneasiness अगर देखेंगे, that has always been from northwest and central Asia. Northwest in Iran's northwest and Iran's east, which is Central Asia. नॉर्थ-वेस्ट में फ्रॉम द ग्रीक्स टू द रोमन्स टू द क्रिश्चियंस टू बाइजेंटाइन के साथ झमेला टू द ऑटोमन्स, दे ऑल केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. द अदर डेंजर क्या था, एग्जिस्टेंशियल डेंजर क्या था? फ्रॉम ईस्ट, द मंगोल्स हु सैक द पर्शियन सिविलाइजेशन.
Iran got suckered into playing into Middle Eastern power games. I would try to explain, but the headline is that it started to believe that it's a Middle East region natural heavyweight. It isn't. It was not. It is not. Fact is, Iran, like India, is a crucible of culture. Like India has historically hedged its bets, ईरान को भी वैसे खेलना चाहिए था. ईरान को रियलाइज करना चाहिए था. ये क्यों नहीं रियलाइज किया, ये सब मैं बता रहा हूँ आपको. सो ईरान ने क्या किया? ईरान ने एक गलत कॉज, ईरान पिक्ड अप अ रॉन्ग कॉज. ईरान इज नॉट इजराइल्स नेबर. दे हैव नो ऑर्गेनिक बीफ, दे हैव नो एथनो कल्चरल क्लैशेस. बॉर्डर ही कॉमन नहीं है भाई, तो क्लैशेस किस बात का? All the region, most of the regions that you see that are fighting, North Korea, South Korea, India, Pakistan, ये वो सब देखिए कॉमन बॉर्डर लेके इशू है. इवन ईरान इराक टू सम एक्सटेंड अंडरस्टैंडेबल कि भाई बॉर्डर इशूज है, you guys are neighboring countries, you guys stick around together, there is cultural overlapping, झमेला होता है, which has been a part of history. तो ठीक है. ईरान के साथ इसराइल का क्या है? कोई संबंध नहीं है. So as I said that I have shared a little bit of detail with you before. तो ये बिना इसका नेबर हुए भी ईरान पिक्ड अप द पैलेस्टीनियन कॉज. वाई? सवाल ये आ जाता है वाई. और आप लोगों में से किसी व्यूअर ने ये सवाल भी किया था कि पर्शिया का तो ज्यूज के साथ अच्छा रिलेशन था, ये क्या हुआ? ईरान पिक्ड अप द पैलेस्टीनियन कॉज क्यों? क्योंकि आफ्टर 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, आफ्टर 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान वाज लुकिंग फॉर अ कॉज टू सीमेंट इट्स लेजिटिमेसी इन द मिडल ईस्टर्न रीजन. 79 रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन, कुछ भी कहिए, was received with a lot of uneasiness in the Muslim world. Yes, a certain section of Muslim world jumped and shouted in joy, but there was a huge amount of uneasiness in a certain section of the Muslim world as well. ईरान क्या किया? ईरान का ये मुल्ला रजीम, ये खुमैनी वाला रजीम 79 में आने के बाद इसको पैलेस्टाइन में दे सॉ अ लो हैंगिंग फ्रूट. उसको लगा that this is the one cause that is going to unite the entire Muslim world. So it picked it up. और ये मुस्लिम वर्ल्ड का यूनाइट करना भी एक बड़ा मतलब गेम है, बिकॉज ऑटोमन किंगडम के ख़त्म हो जाने के बाद से द लीडरशिप ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ ऑलवेज बीन अ कंटेस्टेड इशू. यस, सऊदी अरेबिया के पास मक्का है, मदीना है, एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एंड ऑल पीपल एक्सेप्ट दैट. बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ there are a lot of people who don't see Saudi Arabia as a natural leader. Muslim Brotherhood being number one, the biggest organization in the world, that don't see Saudi Arabia as the Ummah ka leader. And you have to remember that वो मक्का जो मस्जिद अटैक हुआ था, that was some same Wahhabi Salafi guy who or their group, whoever, they thought that ये जो Saud al-Saud का जो family है, they are not the natural leaders. They are too degenerated and क्या बोलते हैं, too gone down the drain basically, too westernized. So they are not the legitimate leader of Muslim world. So Muslim world को लेके, Muslim world का leadership को लेके it's a very contested issue. ईरान को लगा कि अगर ये cause pick up कर लेंगे, पैलेस्टीनियन वाला का cause, because पैलेस्टीनियन वाला cause is a burning issue in the Middle East. Think about 1979-80. पैलेस्टीनियन कॉज को पिकअप कर लेंगे तो एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड इज गोइंग टू यूनाइट बिहाइंड मी. टर्न्ड आउट दैट इट वाज अ बिग मिस्टेक. वाई? क्रोनोलॉजी समझिए. 79-80 इस्लामिक रेवोल्यूशन, मान लीजिए 80, मान लीजिए 80 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और ये खुमैनी आ गया. लेकिन पैलेस्टीनियन इशू तो पुराना है. जॉर्डन में 1970s में पैलेस्टीनियन लोगों ने पंगा किया था, द जॉर्डेनियन सिविल वॉर. 1975 में लेबनन में पंगा किया था, लेबनीज सिविल वॉर. सो द पैलेस्टीनियंस वेर ऑलरेडी फोरकास्टिंग देयर कैरेक्टर बाय द टाइम देन इन द एंटायर रीजन. तुम तो आ जाए भाई, 1980 में तुम अभी आए. आज से 10-12 साल पहले से पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग टू नो द रियल कैरेक्टर ऑफ पैलेस्टीनियन व्हेन दे स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एनीवेयर दैट दे वेंट. बाद में दे क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन कुवैत ऑल्सो. तो सद्दाम हुसैन के इन्वेजन के टाइम दे सपोर्टेड सद्दाम हुसैन. कुवैत में रह रहा है, कुवैत का शेल्टर में है, लेकिन सपोर्ट कर रहा है सद्दाम हुसैन को.
So by the time then this 79-80 ka Iranian revolution happened, a large chunk of Middle Eastern people had already come to understand the character of the Palestinian diaspora. So ईरान जब पैलेस्टीनियन वाला इश्यू को उठाया, मतलब उतना स्पॉन्टेनियस सपोर्ट उसको नहीं मिला. देर इज अनदर इशू ऑल्सो, which is the Arab states. The Arab states, which is predominantly the big powers like Saudi Arabia, Egypt, and the Gulf monarchies, they probably saw through this game. कि ये लोग समझ गए कि यार ये ईरान का ये जो मूव है ना, आई एम लाइक टेकिंग अप द पैलेस्टीनियन कॉज, आई एम बिकमिंग द मेसाया ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज, दिस इज नथिंग बट अ अटेम्प्ट टू पावर ग्रैब. आइडियोलॉजी में ढक ढुक के क्लोक करके, आइडियोलॉजी में हाइड करके, दिस इज अ पावर ग्रैबिंग टूल. So instead of uniting behind Tehran, the leadership of all these Gulf countries, they moved in the exact opposite direction. They started aligning with the United States. Or openly, yeah, not openly, they started aligning with Israel also. By the time Iran realized that it has missed, that it has, it has made a mistake, it was too deep into the anti-Israel rhetoric. वहाँ से घूम के वापस आना became a little difficult. अभी आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो गया था ना. The regime had staked its domestic legitimacy on the cause. डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने ये लोग मसाया बनने का, पैलेस्टाइन का कॉज लेके हम लोग लड़ रहे हैं. They had begun arming proxies like Hezbollah and Hamas. They had begun funneling resources इधर उधर का regional fights में. लेबनान बोलिए, सीरिया बोलिए, इधर बोलिए, उधर बोलिए. तो इस टाइम में they had invested millions, billions probably. इस टाइम में बैकिंग आउट वुड हैव मेंट अ लॉस ऑफ फेस एट होम, लॉस ऑफ फेस अब्रॉड. सो अभी क्या करना है? अभी कुछ नहीं करना है, अभी तो तुमको कंटिन्यू करना है. यू हैड नो ऑप्शंस, यू हैड टू कंटिन्यू अलोंग दैट पाथ. एंड you, as Iran continued more along that path, Iran started getting more and more entangled into a conflict that was not organically Iran's, and it kept draining resources. And very importantly, it isolated Iran diplomatically in front of the rest of the world. हाँ, सच बात ये है कि देर वे छोटा मोटा टैक्टिकल विन्स. 2006 वाला टैक्टिकल विन वाज अ गुड विन, द लेबनान वॉर, जहाँ पे हिजबुल्लाह ने इसराइल को ठोक दिया था. दैट वाज अ गुड टैक्टिकल विन. फिर ईरान ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी से वो शिया वाला क्रिसेंट तैयार किया. दैट वाज आल्सो लोकल इन्फ्लुएंस विच वेंट गुड प्रॉब्ली इन देयर फेवर. Hezbollahs have been giving Israeli a tough time for a long time. These little things got amplified by the media, and they sort of earned a little bit of street credibility as far as Iran is concerned in sections and pockets of the Arab world. Sections and pockets, not large parts, but sections and pockets. So you got a Shia minority in Bahrain which started identifying more and more with Iranian cause. You have a Shia majority in Iraq, the below poverty line Shia majority in Iraq that started identifying. ठीक है, started earning street cred. बट एक मतलब रीजनल पावर होने के लिए जो फुल फ्लेजेड कल्चरल क्लाउड जो होना चाहिए, वो उसने बिल्ड नहीं कर पाया. और इस एक्सरसाइज में टेकिंग अप द पैलेस्टीनियन कॉज एंड पिकिंग अप एन इनऑर्गेनिक दुश्मनी विद इजराइल, व्हाट हैपेंड इज बिलियंस गॉट स्पेंड ऑन मिलिशियस. एंड दूसरी ओर से यू गॉट यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट का सैंक्शन. वेस्ट का तो सैंक्शन नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स का सैंक्शन, एंड दैट इन इटसेल्फ इज गुड इनफ. दैट इज इनफ टू क्रिपल यू, बिकॉज बाकी आपसे कोई फिर बिजनेस नहीं करेंगे. सो एक तरह से सैंक्शंस आर क्रिपलिंग यू, एक तरह से यू गॉट बिलियंस व्हिच यू आर स्पेंडिंग ऑन मिलिशिया. व्हाट आर द अदर कॉस्ट्स? Turkish influence in Caucasus and Central Asian region kept growing and growing, and Iranians kept getting more and more restless with their government. This was another major blunder. Iran forgot to focus on history. As I keep saying, Persia's existential worries have been from the northwest, Greeks and blah blah blah. Now Turkey. Persian-Ottoman rivalry had shaped centuries of geopolitics, with focus on Mesopotamia, focus on Caucasus, Mesopotamia as in Iraq. Today, Iraq तो नहीं, close to Iraq, Syria में, this guy is again flexing his muscles, Erdogan. और इराक में भी he can flex his muscles because इराक का water source, Tigris Euphrates का source is controlled by Turkey. These rivers originate in Turkey. उधर से Erdogan is got a good amount of clout in Azerbaijan. हाँ, Erdogan के पास पैसा है नहीं है, that's a different thing. But the fact is that this is a guy, or let's say this is a country
which is trying to revive its Purana New Ottoman dreams, which has always had some amount of contest with you in the Caucasian region and in the Mesopotamia region. आज वो फिर फोकस कर रहे उसी मेसोपोटामिया रीजन में इन सीरिया एंड इराक. आज वो फिर फोकस कर रहे कॉकेशस में इन Azerbaijan, etc., etc. And he is also thinking of focusing along the Central Asian region. And what are you doing? You are squandering your resources in Gaza. A fight which is not your fight. जहां तक ईस्ट का सवाल है, मंगोल्स आए थे वहां से, तो वो एक, अगेन आई एम नॉट सेइंग, yeah, it is Iran's natural sphere because you're tied to a large extent with Central Asia through language and culture. But Iran has been sleeping there. 18th 19th century में रशिया रैम्पेज किया, you couldn't do anything. Today China is building BRI. और आई एम नॉट सेइंग कि तुम चाइना से टक्कर ले लो, ठीक है भाई, तुमको चाइना से टक्कर तुम नहीं ले सकते हो, बट इफ यू आर स्मार्ट यू वुड हैव टेकन दिस चांस टू प्रोजेक्ट योर सॉफ्ट पावर. You could have leveraged your position as a trade hub. Again, you are a crucible. You are where East, Central Asia, North, Caucasus, Northwest, Ottoman, West, Arab world, South say, Indian subcontinent, everybody meets at this point. You have close access to Black Sea, Caspian Sea, you have close access to Persian Gulf. You are a hub. You could have promoted your image as a hub, projecting your soft power like that, leveraging your position as hub. You are focusing billions in Beirut, you are focusing billions in Gaza. इधर से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक अपने नाक के नीचे से निकल गया, कोकेशस अपने हाथ से निकल गया, सीरिया भी गया, मेसोपोटामिया में भी टर्की का इन्फ्लुएंस है. अब सवाल ये जाता है, तो ठीक है, दीज वेर ऑल लाइक जनरल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, द वे आई सी, कि ईरान का एक स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन, उसका इतना फॉल आउट है. नाउ कम्स द टाइम व्हेन आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई डिड ईरान गेट इट सो रॉन्ग? अब ये मेरा थ्योरी है, आई मे बी रॉन्ग बट हियर मी आउट. और अगर आपको लगे कि ये अच्छा है, इसमें दम है, यू कैन send me a comment and you can share the video. My understanding, Iran got it so wrong because it is a curious case of mistaken identity. The Mullah regime bought into the myth of itself as a Middle Eastern power. Ironically, Iran is not a Middle Eastern power. Iran is a crucible. It's a civilizational state which is straddling multiple worlds. Iran is Persian, Iran is not Arab. Iran is Shia, Iran is not Sunni. Iran is a bridge, as I said, a junction between Middle East and Central Asia and Caucasus and South Asia and blah blah blah. It had to wear multiple hats, it chose to wear one hat. After 79, their Muslim identity started triumphing, probably, over their civilizational identity, which is Persia. Persia is a civilization. Their Persian identity should have stayed, which actually had stayed even during the time. I mean, Persia turned Shia Islam a long time back. Lekin Persian identity tha. Even during the time of the Great Game, there was a fair amount of Persian identity there. 79 के बाद ये पूरा तहस नहस हो गया. So ये वो identity भूल के they started peddling their Muslim identity probably, and they began imagining themselves as a part of Middle East, and now all the chicken has come home to roost. That power is gone. Their entire regional cloud, whatever is there, looks very shaken now. Their top brass is gone. The people are gone. People are gone, at least, I mean, in the sense that people don't like the government. The country has been sanctioned to hell. Country has been sanctioned to hell. पैसा नहीं है, बहुत कुछ problems है. Very difficult to sell their oil and gas. And if this Israeli campaign succeeds, the regime be gone. Now the last question that comes into my mind is, could Iran have avoided this fate? Answer to this is absolutely. There's always choice. There's always choices. A more shrewder, a more intelligent Iran, a more Persian Iran, okay, I assume, would have played the long game. It would have built alliances in Central Asia. It would have created a counterculture to Turkey. And it would have invested in Middle East as a part of a broader network and not picked a fight with people. It would have invested in economic networks instead of its non-state actors.
It would have positioned itself, जैसे मैं बोल रहा था कि यार your position, your geographic position, and especially with Chinese BRI, makes you a hub, a prime trading hub of the region. If Iran today were a Persian Iran and not a Islamic mullahcracy Iran, it would have focused on being this, and it would have focused on, put its entire focus on not becoming a pariah state, to be a part of the game, to be a part of all these teams that are playing the game. So to me, as far as my theory is concerned, this is a tremendous, humongous strategic miscalculation of choosing an inorganic identity. Point number one, of choosing an inorganic enemy, Israel, which is not your enemy, over your organic competitors. I won't call them enemy, but let's call them competitors. So choosing an inorganic identity, which is your Islamic identity, instead of your organic identity, which is Persian identity. Choosing an inorganic enemy, which is Israel, instead of choosing organic competitors, which is Turkey, and partially a little bit of threat from the Central Asia. तो Central Asian region आजकल के दिन में उतना influential नहीं है. Choosing a false cause, you picked up a cause and then you found out that nobody was willing to rally behind that cause and you lost everything for that cause. Choosing the wrong people to save. You should have chosen your own people to save. You're choosing a bunch of people जिसका character flaw तो लेके बात तो चलता ही रहता है. Wherever they've gone, they've created problems. Whichever country has sheltered them, they've created problems. Today, nobody wants to shelter them in Middle East. Egypt doesn't want to shelter them because Hamas है. Hamas में Muslim Brotherhood का influence है. Egypt doesn't want Muslim Brotherhood influence. Lebanon burned their hands. Jordan burnt their hand. Kuwait burnt their hand. So you're picking up the cause of the wrong people, whereas ideally you should have picked up the cause of your people. अपना देश को पहले बचाओ. So all of these bold moves that Iran has been making has backfired spectacularly. अभी देख के लग रहा है. There are a lot of Facebook posts. One Facebook post from Vladimir Goldstein, a guy who I respect, professor. उनका एक बहुत important post है कि all this Israel and USA and all of this that you're seeing are all result of scientific advancement. No amount of military muscle is worth building if you're not scientifically advanced, which is something which Iran is realizing today and which is partially true. Had you not been focusing on Beirut and Gaza and all of this thing and Hamas and God knows what not, and had you been focusing on building yourself, your people, your intellectual pool, your economic clout, promoting yourself as a regional hub, then I believe ना तो ये दुश्मनी होता ना तो ये सब कुछ आता. But as I said that in hindsight बहुत कुछ हम लोग बोल सकते हैं, बहुत कुछ सोच सकते हैं. I don't know what they thought when they decided to take up the Palestinian cause. Probably that looked the best option available to them. इसी के साथ ख़त्म करते हैं. I hope you have liked the video. Please subscribe and please like and please comment and I'll see you soon. Jai Guru.